प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का एक नया चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन। प्रोसेस कॉस्टिंग बच्चों क्या होती है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट पे लिया है। वो है आपका मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का उपयोग उन स्थानों पे किया जाता है जहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो अपने को कपड़ा बनाना है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए रहेगा। जैसे हम शर्ट पहनते हैं, आप यहाँ से लो, तो जो शर्ट हम पहनते हैं वो कितनी प्रोसेस से होके निकलता है। तो आप शुरू करें, अगर एक फैक्ट्री पूरा कंप्लीट प्रोसेस करती है तो उसको सबसे पहले धागा बनाना पड़ेगा। तो पहली प्रोसेस में उसने क्या बनाया? धागा बनाया। सही। धागा बनने के बाद में दूसरी प्रोसेस में उसने कपड़ा बनाया, क्योंकि धागों को जब जोड़ा जाता है मशीन से तब वो कपड़े में कन्वर्ट होता है। फिर कपड़ा यानी दूसरी प्रोसेस होगी। कपड़ा बनने के बाद में कलर, उस पर कलरिंग होगी, डिजाइन्स होंगी, पैटर्न्स डाले जाएंगे। ये थर्ड प्रोसेस होगी। अब जब कपड़ा बन जाता है तब अगली प्रोसेस शुरू हो जाती है। कौन सी? शर्ट बनाने की, जिसमें उसमें कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद में स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग होने के बाद में फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग के बाद में पैकिंग होगा, फिर वो प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार होगा। तो अगर हम धागे से शर्ट तक की पूरी प्रोसेस को देखें तो हर स्टेप अपने आप में अलग है। और इसमें आप एक और विशेषता पाएंगे कि धागा आप यदि बनाते हो तो धागा अलग बिक सकता है। सही है। अगर कोई फैक्ट्री कहती है कि नहीं मुझे तो धागा ही बेचना है, तो उसने धागे तक बनाया और बेच दिया। या वो ये भी तय कर सकती है कि आधा जो माल है वो तो धागे का हम बाहर भेजेंगे या बेचेंगे, मतलब स्टेप प्रोसेस फर्स्ट पे ही बेच देंगे, और आधा जो है वो प्रोसेस सेकंड को भेजेंगे। प्रोसेस सेकंड होता है कपड़ा बनाना। कपड़ा भी अपने आप में बिकता है, होता है ना ऐसा। कपड़ा चाहें तो आप उसको शर्ट के लिए आगे बेचें, और चाहें तो आप उसे वहीं पे बेच दें। तो हर प्रोसेस में वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट की तरह भी होता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि कुछ प्रोसेस में होते हुए एक जो प्रोडक्ट है वो तैयार होता है। यानी धागे से स्टार्ट होकर शर्ट जब आपके पास पैकिंग होके आता है तो वहां तक में प्रोडक्शन में जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेसेस कहलाती है, विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं कहलाती है। अब उनकी कॉस्टिंग करना प्रोसेस कॉस्टिंग है। उसमें कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ये हमारा मेन पार्ट हो गया। हमने अभी तो समझा प्रोसेस है क्या, प्रोसेस प्रोडक्शन क्या है। अब उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है? उसमें कॉस्टिंग ऐसे होती है कि हर स्टेप जो होता है, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ पे स्टेप हुए ना, पहले ये करो, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो ये जो हर बार फिर लगता है, उससे पहले जो हो रहा है वो प्रोसेस है। तो पहली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे धागा बनाया तो हमने लिखा आपके पहला अकाउंट बनाया धागों के लिए। ठीक है। धागा बनाने में जो भी खर्चे लगे उसको उस अकाउंट में हम लिखेंगे। क्लियर। और जितनी भी उसकी कॉस्टिंग आई वो निकाली, और धागा जो प्रोसेस अकाउंट था वहां से हमने उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है ना, क्लोथ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब क्लोथ बनने में फिर से लागत आएगी। सही है। मशीनों से बनेगा, फिर उसमें भी लेबर लगेगी, उसमें मटेरियल भी लगेगा। तो हर प्रोसेस में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगेंगे, और हर लेवल पर कॉस्टिंग निकाली जाएगी। तो हर स्टेप के लिए, जब आप हर प्रोसेस के लिए अलग अलग अकाउंट आपको यहाँ पे बनाने होंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बनता है, वो 4 प्रोसेस होके बनता है, A B C D। तो वो ए प्रोसेस अकाउंट, बी प्रोसेस अकाउंट, सी प्रोसेस अकाउंट और डी प्रोसेस अकाउंट, 4 अकाउंट बनाएगा। उन चारों अकाउंट में वो क्या करेगा, ए का जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको बी में एज इट इज ट्रांसफर कर देगा। बी में जो प्रोडक्ट यानी कॉस्टिंग जो आई थी, हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट जो आई थी, ए की कॉस्ट बी में ट्रांसफर होती है, बी की कॉस्ट सी में ट्रांसफर होती है, सी में जो कॉस्ट है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कॉस्ट मिलके
डी में ट्रांसफर होती है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों की कॉस्ट जुड़कर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होती है। क्योंकि लास्ट जो अकाउंट होता है वो फिनिश गुड्स होता है। पहले जैसे हमने 4 प्रोसेस कहे ना, तो उनको बोलते हैं प्रोसेस अकाउंट, और प्रोसेस अकाउंट से लास्ट में उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर, कि अब तैयार हो गया तो अब उसे फिनिश गुड्स बोला जाता है, निर्मित माल। समझ में आता है? फिनिश गुड्स का मतलब हो गया निर्मित माल। तो इस तरह से ये कॉस्टिंग आपके चलती है, और इस पूरी कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है वो ही प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। समझ में आती है बच्चों यहाँ तक की बात? अगला पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट में और प्रोसेस में क्या अंतर है? एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें अलग अलग वस्तुएं या अलग अलग प्रोडक्शन होता है, जबकि प्रोसेस में एक ही प्रोडक्शन होता है। एक अंतर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब प्रोडक्शन होगा, सही है ना? जबकि प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, उसमें कभी बंद नहीं होता है, एक ही प्रोसेस में एक ही प्रोडक्ट बना। और सामान्यतः कॉन्ट्रैक्ट में प्रोडक्ट अलग अलग होता है ना, जबकि प्रोसेस में एक ही प्रोडक्ट रेगुलर बनता रहता है, जो फैक्ट्री जिसके लिए है वो वैसा ही करेगी। तो ये इसमें मुख्य अंतर इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो चूंकि प्रोसेस कॉस्टिंग इटसेल्फ बता रही है कि अगर हम हर प्रोसेस पे उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं, तो हमें एक तो ये पता रहेगा कि अगर मान लो धागा बनते ही हमने बेच दिया तो हमारी कॉस्ट क्या है, कपड़ा बनते ही हमने बेच दिया तो कपड़ा की कॉस्ट क्या आ रही है। तो हर स्तर पे कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया कि कॉस्ट कैलकुलेशन होती है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हर स्तर पर काम करने वाले मैनेजर अलग अलग होते हैं, हर एक स्तर पर काम करने वाले टेक्निकल स्टाफ अलग अलग होते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? भाई धागा बनाने वाले लोग धागा बनाना जानते हैं, उनको वो कपड़ा बनाना नहीं आता। कपड़े बनाने वाले लोग जो है उनको स्टिचिंग नहीं पता कैसे होती है। हर एक जगह पे अपने अपने टेक्निकल स्टाफ है, अपनी अपनी लेबर है। तो हर स्टेप पर जब हम अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कौन डिपार्टमेंट या कौन सा प्रोसेस जो मैनेजर है या कौन सा टेक्निकल स्टाफ जो है वो अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। अब होता ये है कि ए बी सी डी 4 प्रोसेस होते 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 कॉस्ट बढ़ती जाती है। लास्ट में मान लो पता चला कि कॉस्ट बहुत ज्यादा आई, तो दिक्कत क्या आती है? ए कहेगा नहीं मैंने तो सही टाइम पे तैयार कर दिया, मेरी तो कॉस्टिंग कम थी, बी ने ये किया था, ये गलती तो बी की है, सी की गलती है, डी की गलती है। ऐसी गलतियां निकालते रहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन एक लंबी प्रोसेस है। डिले होता है तो भी पैसा लगता है, वेस्टेज होता है तो भी पैसा लगता है। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में हर विभाग की रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करने में भी प्रोसेस कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। समझ में आता है ना? हमने क्या किया कि हर स्टेप पे हर प्रोसेस पे अकाउंट बनाया, तो हर कॉस्ट का हमें अलग अलग पता चला। हमने कहा नहीं भाई साहब, आपकी कॉस्ट पिछले साल से आप कंपेयर करो, डिपार्टमेंट बी जो है उसकी कॉस्ट ही क्या है, ज्यादा आई है, आपने इस बार ज्यादा वेस्टेज किया है, आपने लेबर ज्यादा खर्च करी है, लेबर पे कंट्रोल नहीं रखा है, मटेरियल महंगा खरीदा है। तो हर चीज पता चलेगी, एक साथ लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? और इससे क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि गलती किसकी है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा विभाग सही नहीं कर रहा है, आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो ये इसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोसेस कॉस्टिंग का, कि हर स्तर पर कॉस्टिंग तैयार की जाए। अच्छा, इससे ये नहीं है कि कमियां, अच्छाइयां भी पता चलती है। जो विभाग अच्छा करता है उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि नहीं यार ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है। एक जैसे रिले दौड़ होती है ना, एक जो है वो रिले में दूसरे को देता है, दूसरा पकड़ के तीसरे को। अब इसमें कौन सा व्यक्ति गलती करता है वो तुरंत पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? कि रिले दौड़ में क्या होता है कि अगर एक की गलती होगी तो ओवरऑल में पूरा हार जाओगे आप। वैसे ये है प्रोसेस कॉस्टिंग में, कोई भी प्रोसेस अगर अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपको नुकसान हो सकता है ओवरऑल में। तो इसलिए ये चीज करी जाती है। ये भी इसका सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, गलती किसकी है या अच्छाई किसकी। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। थर्ड पॉइंट आपका आता है प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट होता कैसा है? तो बच्चों देखो, ये हमने प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट आपके लिए दिया।
प्रोसेस अकाउंट, अब इसमें आपके जैसे ए प्रोसेस है तो ए, बी है तो बी, उसका नाम आ जाता है। डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल लाइन जो है वो उसको अलग अलग कर देती है, आधा डीआर और आधा सीआर। जैसा डीआर में चलेगा वैसा ही सीआर में चलेगा। कॉलम क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आप देखो, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे उस प्रोसेस में लगे वो सारे डेबिट में लिखे जाते हैं। डेबिट में खर्चे लिखने में क्या होता है? यूनिट। अब जैसे मटेरियल में यूनिट आता है कि भाई हमने इनपुट किया, इसको क्या बोलते हैं? 5000 यूनिट हमने इनपुट किया, मतलब हमने लगाया मटेरियल, उसकी कॉस्ट थी 10 रुपए, कॉस्ट पर यूनिट, तो हमने टोटल कितना खर्च कर दिया? 50,000 रुपए खर्च कर दिया। अब आप कहोगे सर वेजेज एक्सपेंसेज इनमें तो यूनिट होती नहीं है, तो नहीं होती है तो फिर अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं। आ रही है बात समझ? कॉस्ट पर यूनिट नहीं है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। दो बात। अमाउंट तो सब में है ना, तो अमाउंट हमने लिखा 10,000, 20,000 ऐसे लिखते गए। जैसे मान लो यहाँ पे 1,00,000 रुपए आए और यहाँ पे यूनिट आई 5,000, इसका मतलब 1,00,000 रुपए लग गए किसको बनाने में? 5,000 के इनपुट में। समझ में आता है? तो इससे कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट हो जाती है। जैसे 1,00,000 में 5,000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20। 20 रुपए कॉस्ट पर यूनिट होगी। इधर हमने लिखा बाय वेस्टेज। वेस्टेज में दो तरह की वेस्टेज होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर कोई वेस्टेज हुआ तो वेस्टेज होने से आपके उसको बाय साइड में लिखा जाता है। ठीक है ये बात? उसके बाद में जो प्रोडक्शन तैयार हुआ उसे किस में ट्रांसफर किया जाता है? नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट ट्रांसफर। यानी ए का जितना भी तैयार हुआ उसका हमने कॉस्टिंग यहाँ पे निकाल लिया, वेस्टेज लेस कर दिया। लेस करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में कितना गया, मान लो हम यहाँ पे कहते हैं कि 100 यूनिट वेस्ट हो गई, तो नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी गई? 4,900 यूनिट। उसे हमने लिखेंगे प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर्ड। आ रही बात समझ में? और इधर हम लिख देंगे 1,00,000 रुपए। सही है? आसान है। तो हर बार प्रोसेस से, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर होता है। और बात, कई बार कॉलम में कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है, बिना उसके भी हम सवाल कर सकते हैं। यूनिट और अमाउंट केवल दो कॉलम से भी हो सकता है, तो कॉलम अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्न में जैसी इंफॉर्मेशन होती है उसके अनुसार हम ले सकते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं है, एक फॉर्मेटिंग है ये कि इस तरीके का आपका प्रोसेस अकाउंट दिखेगा। कोई दिक्कत कर? यहां तक समझ में आता है? स्टेप थर्ड के बाद में स्टेप 4, प्रोसेस लॉसेस, स्क्रैप या वेस्टेज। प्रोडक्शन जब होता है तो आप लोगों को ये बात पता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न है उसमें वेस्टेज भी होगा, लॉस भी होगा, शॉर्टेज भी होगा, स्क्रैप होगा। तो वो उसको हम कैसे दिखाते हैं? तो उसके लिए हमने अगला पॉइंट लिया, वेस्टेज या स्क्रैप या लॉस जो होता है उसको हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल वेस्ट क्या है? अगर जैसे लीकेज है, लीकेज मतलब लीक होना, श्रिंकेज यानी सिकुड़ जाना, तो कपड़े के मामले में ये होता है, बनाया तब तो 10 मीटर था, सिकुड़ के वो छोटा हो जाता है तो वो 9 मीटर हो गया। अब वो 9 मीटर हो गया तो 1 मीटर क्या हो गया? वेस्टेज हो गया ना। तो ये नॉर्मल है, होगा, इसलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। ब्रेकेज यानी कोई टूट जाना, कोई प्रोडक्शन हमने किया तो वो टूटता है कई बार, सर 10% तो टूटता ही है। सही है नहीं? मटकी वाला मटकियां बनाता है तो कुछ टूटती भी है। तो उसी तरह से हर प्रोडक्शन में लीकेज, श्रिंकेज, ब्रेकेज ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल इसलिए कहा कि ये सिर्फ मेरे नहीं है। हमेशा नॉर्मल और एबनॉर्मल को आप ऐसे डिफाइन करें कि अगर कोई लॉस केवल मेरे ही होता है और किसी के नहीं होता है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल है। और अगर मेरे भी होता है, दूसरों के भी होता है, चौथे के भी होता है, सबके होता है, इसका मतलब वो सॉरी, अगर वो हो गया नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मल कब है? जब सिर्फ मेरे होता है। ठीक है, सही बात है ना? जैसे मेरे शहर में बाढ़ आ गई, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, बाढ़ आने से मेरा जो है माल खराब हो गया, तो ये अब नॉर्मल लॉस है।
तो नेचुरल कैलामिटी बोल दो, चाहे नेचुरल आपके डिजास्टर बोल दो, कोई भी होता है तो वो आपके एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। नॉर्मल लॉस तो सबके होता है ना, आजकल बोलते हैं ना कि यार तो ये तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल जो सबके साथ है दैट इज नॉर्मल, जो सबके साथ नहीं है वो एबनॉर्मल। नेग्लिजेंस, लापरवाही, हमारी लापरवाही के कारण से ये नुकसान हुआ, हर व्यक्ति लापरवाह नहीं होता है। तो लापरवाही जो है वो भी एबनॉर्मल वेस्ट की कंडीशन में आते हैं, नेग्लिजेंस। और ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गई तो मशीन सबके खराब नहीं होती, हमारी हुई। तो ये इसके कारण से यदि कोई लॉस होता है वो तो आपके क्या कहलाता है, एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। तो ये भी समझ में आ गया कि नॉर्मल लॉस क्या है और एबनॉर्मल लॉस क्या है। छठा पॉइंट, नॉर्मल वेस्टेज या लॉस को करते क्या है, अकाउंट में कैसे दिखाते हैं। हमने सिंगल लाइन में लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड। हमने जो अच्छी यूनिट बनाई थी ना उसी में उसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर एडजस्ट कैसे होता है, हमें ये भी तो समझाओ। बहुत आसान है। जैसे मान लो 10 रुपए पर केजी से हमने 100 यूनिट बनाने के लिए इनपुट किया, तो हमारा खर्च कितना आया, 1000। ओके, लेकिन हमने जब प्रोडक्शन हुआ तो आपके 8 केजी ही बचा, 2 केजी वेस्ट हो गया, लेकिन कॉस्ट कितनी है, सॉरी 100 केजी था ना, तो 100 नहीं यहाँ पे करेंगे, मैंने 10 के हिसाब से लिख दिया। 100 में से आपके 80 यूनिट, तो 80 केजी ही बना, सही है। तो कॉस्ट तो 1000 ही लगी थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 में 80 का भाग दे देंगे, कितना आता है बच्चों, 12.5। यानी जो कॉस्ट हमारे 10 रुपए थी वो अब हमारे क्या मानी जाएगी, 12.5 मानी जाएगी। इसका मतलब हमने कॉस्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड। गुड यूनिट कितनी बनी, 80 बनी, सही है। 100 यूनिट आपने इनपुट किया, बनी 80 है, तो 80 बनी, वो गुड यूनिट थी, उसको गुड यूनिट बोलते हैं। और ये जो 1000 था उसको अब हम 100 से भाग नहीं देके 80 से भाग दे देते हैं, यानी हमने अपनी अच्छी यूनिट की रेट बढ़ा दी। हमने कहा नहीं ये 12 रुपए माने इसको, ये 20 का तो लॉस्ट हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल वेस्ट या लॉस होता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू गुड यूनिट प्रोड्यूस। समझ में आता है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें, सही है ना। जैसे अपने घरों में ही समझ लो ना, हम घर पे क्या करें कि बढ़िया चीकू खरीद के लाए, ठीक है, 1 किलो खरीद के लाए 50 रुपए में। अब उसमें से मान लो 4 वेस्टेज निकल गए, तो हमारे पास कितने बचे, आधे बचे। 8 आए होंगे तो आधे बचे, सही है। तो अब हमारे वो 4 चीकू है उसकी कॉस्ट बढ़ी कि नहीं हुई, एक चीकू कितने का पड़ा। तो हम कहेंगे सर पहले हम 50 रुपए में लाए थे 8 चीकू, यानी एक चीकू की कॉस्ट कितनी आई, 6.25। 6 रुपए 25 पैसे में हम लाए थे, पर 4 बेकार हो गए। तो अब हमारे पास 50/4 ही है अच्छी यूनिट, तो कितना आया, 12 रुपए का एक चीकू पड़ा। समझ में आती है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टू द गुड यूनिट प्रोड्यूस। आपकी जो भी लागत थी उसको अच्छे पे ट्रांसफर कर दो, सही है ना। तो क्योंकि अब हमारे रुपए तो 50 लग गए, अब वेस्टेज को तो घटाना ही पड़ेगा। तो ऐसा हर जगह पे यही होता है, नॉर्मल यदि वेस्टेज है तो उसको गुड यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ गया, सॉल्व भी कर सकते हो इस तरीके से। अब आता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में क्या है, ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट एज लॉस। एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसको आप प्रोसेस अकाउंट में नहीं लिख सकते, वो तो एबनॉर्मल है ना। उसको लिखने से तो आपके क्या होगा, उस लॉस को यदि आप लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा, किस में चला जाएगा, आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। क्योंकि आप कब तक ऐसे करते रहोगे, नॉर्मल था तब तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुड यूनिट पे, एबनॉर्मल को भी हम गुड यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने अभी सीखा है कि वेस्टेज होने से कॉस्ट बढ़ती है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर हम मार्केट में प्रॉफिट कमाएंगे कैसे। और चूंकि वो गलती हमारी थी या नेचुरल थी,
उसमें तो हमारे और कोई किसी का दोष नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर दिया जाता है, लॉस मानते हुए कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के लिए। अब अपने एक फॉर्मूला इसमें बार बार काम आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। गुड यूनिट का मतलब शब्द का समझ में आता है, क्या होता है गुड यूनिट? जो स्क्रैप या वेस्टेज हो जाती है उसको छोड़कर जो अच्छी बची हमारे पास, वो गुड यूनिट कहलाती है। तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा है, नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट माइनस नॉर्मल वेस्ट अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट माइनस नॉर्मल वेस्ट यूनिट। ये ऊपर जो चीज है वो सारी रुपए में चलती है, और नीचे जो है वो आपकी सारी यूनिट में चलती है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस कॉस्ट में से नॉर्मल वेस्ट के रुपए घटा दो, और अपॉन में क्या कर दो, नॉर्मल यूनिट प्रोडक्शन माइनस वेस्टेज वाली यूनिट घटा दो। तो जब आप भाग देंगे तो कॉस्ट पे गुड यूनिट हो जाएगी। ये जब हम सवाल करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको अभी यहाँ पे सिखा दिया है। नेक्स्ट, 8वां पॉइंट, एबनॉर्मल गेन एंड इफेक्टिव्स। एबनॉर्मल लॉस तो हमने समझ लिया। कई बार क्या होता है कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हर चीज आपके अच्छी अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो आपको एबनॉर्मल लॉस होने की बजाय आपको एबनॉर्मल गेन हो जाता है। यानी होना तो ये चाहिए था कि भाई 100 यूनिट हमने इनपुट किया, हमेशा 90 बनती है क्योंकि 10 तो वेस्ट जाती है। लेकिन इस बार आपने जब 100 को आपने इनपुट किया और आपके 95 बन गई, तो 5 एक्स्ट्रा बन गई ना, ये एबनॉर्मल गेन कहलाता है। आगे बात सुनिए, क्या होता है एबनॉर्मल गेन होता है। तो ये एबनॉर्मल गेन क्या है, इसको एक शब्द बोलते हैं एबनॉर्मल गेन या इफेक्टिव्स। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव वर्किंग है इसलिए इफेक्टिव्स बोल देते हैं। व्हेन प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मली हमारा 90 का प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो हमने कहा मोर देन नॉर्मल प्रोडक्शन अगर आपका हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। या हमने इसमें लिखा, इट इज अपोजिट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का अपोजिट है, सही है ना? तो दोनों ही तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक विशेष चीज आती है। अब आप ये पूछोगे सर इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, तो ये अपोजिट लिखा जाता है। किसके अपोजिट लिखा जाता है? अब आप इसमें एक और चीज साथ में और समझ लो बच्चों, आपने अभी ऊपर अकाउंट देखा था, यहाँ पे देखो इसमें वेस्टेज इधर लिखते हैं ना, तो नॉर्मल वेस्ट हो चाहे एबनॉर्मल वेस्ट हो इधर लिखा जाता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन हो तो वो टू में आ जाएगा, टू एबनॉर्मल गेन, ठीक है ना? तो ये इस तरफ लिख दिया जाता है, इसलिए मैंने कहा अपोजिट लिखा जाता है। तो इसका अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट भी हो गया। अब आप देखो 9 नंबर पॉइंट, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, दो शब्द हैं, है ना? बाय प्रोडक्ट मतलब किसी के साथ में दूसरे का बन जाना, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब एक साथ ही बनना। जैसे हमने लिखा मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। नंबर 1 एग्जाम्पल लिखा, माखन या पनीर जब कोई व्यक्ति बनाता है, प्रोडक्शन करता है, तो उसमें बाय प्रोडक्ट छाछ या मट्ठा निकलता है। अगर कोई व्यक्ति साबुन बनाता है तो उसमें ग्लीसरीन जो होता है वो आपके बाय प्रोडक्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति तेल बनाता है तो सल्फर और बिटुमिन या खाद, ये इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में रेट का अंतर होता है। मेन प्रोडक्ट महंगा होता है जबकि बाय प्रोडक्ट सस्ता होता है। अब आप उसको मक्खन पनीर और छाछ से कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या भाव मिलता है और ये क्या भाव मिलता है, ये चीज समझ में आता है। अब उसके बाद में आता है जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, जब एक ही प्रोसेस में एक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, प्रोसेस एक ही करते हैं पर कई चीजें तैयार हो जाती है, तो उसको, जैसे ग्लीसरीन, कैरोसिन, पैराफिन या तेल, ये सारे एक साथ निकलते हैं, एक ही प्रोसेस में आते जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा कुछ और फर्टिलाइजर होता है, और इनकी विशेषता क्या होती है जॉइंट प्रोडक्ट की, लगभग सब एक ही रेट के होते हैं। मतलब लगभग एक ही रेट में सारे चलते हैं, कोई 2 रुपए कम और कोई 2 रुपए ज्यादा। मतलब मक्खन और छाछ वाला अंतर नहीं होता है यहाँ पे, कुल मिला के बात ये है। तो इनको हम जॉइंट प्रोडक्ट बोल देते थे, एक साथ चलते हैं। अब अगला आपके हेडिंग हमने लिया है 10 नंबर एंट्री, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, अंतर प्रक्रिया लाभ।
ये एक कंसेप्ट है जो हम सवालों में समझेंगे। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जैसे ए डिपार्टमेंट है, वो बी डिपार्टमेंट को, यानी ए प्रोसेस अकाउंट से बी प्रोसेस अकाउंट में जब ट्रांसफर किया जाता है तो प्रॉफिट जोड़ कर करता है। तो जब प्रॉफिट जोड़ कर करता है तो एक विभाग से दूसरे विभाग में क्या हो गया, लाभ भी हो गया। भाई ए बी को प्रॉफिट जोड़ के भेजता है, बी सी को प्रॉफिट जोड़ के भेजता है, तो हर प्रोसेस में प्रॉफिट भी आ रहा है। तो वो जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्लियर। उसको हमें सवाल करते समय प्रॉफिट को अलग दिखाना हुआ होता है और कुछ नहीं। तो ये चूंकि सवाल हम जब करेंगे तभी समझ में आएगा, अभी समझ में आ नहीं सकता है। तो जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब इसको हम देखेंगे। तो आपके बेसिक रूल्स इसमें आपके इतने ही सारे आते हैं जिसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रोसेस अकाउंट बोलते हैं। तो बच्चों ये समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, तो उससे हमारी सारी चीजें इसमें और अच्छे से सॉल्व होती जाएगी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।